दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, डज इन्वर्टर एसी रिक्वायर्ड स्टेबलाइजर? क्या इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है? ऐसे ही इज़ इन्वर्टर एसी रिक्वायर्ड एनी स्टेबलाइजर? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ आपको दे देता हूं इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपको ये जानना है कि आपको एक इन्वर्टर एसी खरीदना है या एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इस लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो में चले जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको एक इन्वर्टर एसी खरीदना है या एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि आपको स्टेबलाइजर ज़रूरत है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो इन्वर्टर एसी है या जो इन्वर्टर एसी आप खरीदने वाले हो उसमें आपको स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, जो इन्वर्टर एसी होता है वो वेरिएबल स्पीड एसी होता है। इसका मतलब उसका जो स्पीड है वो फिक्स टाइप एसी जैसे नॉन इन्वर्टर एसी की तरह फिक्स्ड नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ होता है। और जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो अलग चीज़ होता है। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो वो इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, आपको एक स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा। जो एसी अभी हम लोगों को मिलता है वो चाहे इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, उसमें एक स्टेबलाइज़र, इनबिल्ट स्टेबलाइज़र लगा हुआ रहता है। लेकिन जब हम एक महंगा गैजेट लगाते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको बाहर से भी सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो अंदर स्टेबलाइज़र लगा हुआ रहता है वो एसी के जो सर्किट है उसके साथ रहता है। अगर उस सर्किट में किसी भी तरह से चोट आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करा देगा। लेकिन जो बाहर से आप स्टेबलाइज़र लगाते हो वो 4,500 ऐसा प्राइस होता है और उसको रिपेयर करने में भी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। तो आपको हमेशा, अगर आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो एक बाहर से एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है, चाहे वो नॉन इन्वर्टर एसी हो चाहे वो इन्वर्टर एसी हो। क्योंकि इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर के साथ स्टेबलाइज़र का कोई कनेक्शन नहीं है। हर एसी में या फ्रिज में अभी इनबिल्ट स्टेबलाइज़र दिया रहता है, लेकिन अगर हम उसके भरोसे रहेंगे और हम लोगों के घर में ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा जो गैजेट है वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, 4 मेगा सिटी में या सिटी के आसपास, तो ये आशा किया जा सकता है कि आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर में जो लाइट है वो डिम हो जाता है तो आपके वहाँ, या आपका जो फ़ैन है वो चलते चलते धीमा हो जाता है, तो आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता होगा। क्योंकि आप तो शायद मल्टीमीटर घुसा के नहीं चेक करते हो कि वोल्टेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ। आपको ऐसे ही जानना पड़ेगा कि आपका जो फ़ैन का स्पीड है वो बहुत घट गया या बहुत आपको लग रहा है फ़ैन का जो हवा है बढ़ गया है, तो आपके वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ऐसे जगह पे आपको एक एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र अपने एसी के साथ लगाना चाहिए, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो। और इन्वर्टर एसी में तो आपको ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो सर्किट है वो बहुत महंगा होता है नॉन इन्वर्टर एसी से। तो अगर आपका सर्किट किसी भी तरह डैमेज होगा तो आपको 10-12 हज़ार से ऊपर का चूना लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपका घर सिटी में नहीं है, गाँव में पड़ता है, तो आपको 100% एक स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ज़्यादातर वहाँ ट्रांसफार्मर से लाइन खींचा जाता है और उसके वजह से वहाँ ज़्यादा ट्रांसफार्मर में लोड भी गिर जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। अब आते हैं स्टेबलाइज़र के बारे में। दोस्तों, कौन सा स्टेबलाइज़र हम लोग को लगाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे मार्केट में स्टेबलाइज़र है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा खुद का जो चॉइस है वो है कि आप वी-गार्ड का स्टेबलाइज़र लगा सकते हो। इसका प्राइस भी रीज़नेबल है, आप बहुत सारे ब्रांड में कंफ्यूज मत होइए। इसका प्राइस रीज़नेबल है और इसमें वैराइटीज़ टाइप के स्टेबलाइज़र आपको मिल जाएंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, आप एक 160 टू 270 ऐसा अप डाउन वाला वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा सकते हो। इसका 1 टन या 1.5 टन एक ही स्टेबलाइज़र में चल जाता है। उसके ऊपर 2 टन वाला के लिए अलग स्टेबलाइज़र मिलता है, वो आपको जो शॉप में आप जाओगे वहाँ आपको रिकमेंड कर देगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बहुत सारे स्टेबलाइज़र का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाइट या पंखा हल्का हो जाता है, फिर ज़्यादा जोर चलने लगता है, तो यानी आपके घर में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा नीचे जाता है, ज़्यादा ऊपर जाता है। इस जगह पे आपको एक 90 वोल्टेज से लेके 270 या 280 वोल्टेज तक स्टेबलाइज़र लेना पड़ता है। इस स्टेबलाइज़र का प्राइस डबल हो जाता है। मान लो इसका जो 160 से लेके जो 270 वाला स्टेबलाइज़र वो अगर 4-4.5 हज़ार में आपको मिल जाता है, तो ये वाला स्टेबलाइज़र आपको 6 से 8 हज़ार रुपये तक पड़ जाता है।
लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज डाउन होता है तो जो एसी का इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होता है वो उसको संभाल नहीं दे पाएगा। तो आप इस जगह पे एक ऐसा स्टेबलाइज़र लगा लो जिसमें आपका 90 वोल्टेज से लेके एकदम 280 वोल्टेज तक वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का क्षमता रहे। अगर आपको सर्विस सेंटर से स्टेबलाइज़र लेना है तो वहाँ आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए स्टेबलाइज़र आप बाहर से भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपका प्यार। हमारा जो यूट्यूब चैनल है शोमैन्स टेक, वो 75,000 सब्सक्राइबर फैमिली बन गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग सजेस्ट कीजिए कि कौन सा चीज़ चेंज करने में हम लोग का जो चैनल है वो और भी अच्छा ग्रो करेगा। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका सारे कमेंट फॉलो करता हूं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी ऐसे नए वीडियो के साथ।